आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक। इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन बचेगा, हमारी फर्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ रोटेशनल डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखें कैसे हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे हम, बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ MOI मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशन में क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आ जाएगा रोलिंग मोशन और टॉपलिंग मोशन, रोलिंग एंड टॉपलिंग, ये पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे हम वर्क डन बाय टॉर्क। ये सारा सब कुछ हमने यहाँ पर, ये सब कुछ हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तभी हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओनली ऑन कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सबसे पहला हम देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पार्टिकल हैं, मासेस। ये मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m1। ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m2 है। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कितने डिस्टेंसेस पर हैं, d डिस्टेंसेस पर हैं। मैंने इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होता है, याद रखें, लाइज क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। है नीट में 67 सेंटीमीटर। तो दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ लाई करता है, क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। m1 m2 इन दोनों मासेज में से जो मास हैवी होगा उसके करीब लाई कर रहा होगा। अगर दोनों सेम मासेज हैं तो कहाँ लाई करेगा, हैं, मिड पॉइंट पे। अगर ये अर्थ है और ये मून है, अर्थ और मून के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, तो कौन हैवी है, अर्थ और मून में से अर्थ हैवी है। तो दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, नियर द अर्थ। ठीक है, तो क्या अगर मान लो सपोज ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, अगर ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की COM। ठीक, मास m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है, बोलो, R1 है, और मास m2 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है, R2 है। तो R जो है यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, m के। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर क्या है यहाँ,
पोजीशन ऑफ आर क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी, किसी भी मास से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, उस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर हो गया? तो R1 अपॉन R2 क्या होगा यहां से, R1 अपॉन R2 बोलो, R1 अपॉन R2 क्या होगा, R1 अपॉन R2 इस कंडीशन से, अरे इस कंडीशन से R1 अपॉन R2 क्या आएगा निकल के, M2 अपॉन M1। ठीक है, इनवर्स रेशियो है ना, M2 अपॉन M1। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप M2 और M1 निकाल, R1 और R2 निकाल सकते हो ना यहाँ से। तो R1 कितना होगा, इस रेशियो से R1 कितना निकल के आएगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R1 प्लस R2। इस रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, आता है सॉल्व करना ये रेशियो। R1 इज इक्वल टू, इसके सामने कौन है, M2, तो इसके सामने वाला जो है रेशियो में उसको ले लो अपॉन इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या है बोलो, M1 प्लस M2 इंटू इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या है, R1 प्लस R2। ऐसे सॉल्व होता है ये रेशियो। ठीक है, जहां R1 प्लस R2 क्या है, D है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। R1 प्लस R2 क्या है दानियाल, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो R1 क्या आएगा बोलो, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। ठीक है, सिमिलरली ये तो R1 निकल आया, पोजीशन निकल आई पहले मास से सेंटर ऑफ मास की। कैसे याद करेंगे, देखो R1 निकालना है तो किसको छोड़ दिया, M1 से निकालना है डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की। तो M1 को छोड़ के कौन ले लिया, दूसरा वाला मास M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। सिमिलरली R2 फाइंड करनी हो तो है M1, यानी R2 के सामने जो है M1 इसी रेशियो से निकलेगा, M1 अपॉन क्या, M1 प्लस M2 इंटू D। कैसे आया है ये समझ सकते हैं आप, कैसे आया है, ये कैसे पहुंचे यहाँ एजाज, यहाँ कैसे पहुंचे हम, यहाँ से यहाँ। R1 से लेना है, देखो इधर, देखो इधर कैसे आया है, R1 इज इक्वल टू KM2 लिख दोगे इसको, और R2 क्या लिख दोगे, जैसे रेशियो को सॉल्व करते हैं यार, KM1, बिकॉज ये रेशियो में है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इनको। यहाँ से K निकाल लो, K कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इंटू K इंटू M1 प्लस M2। ये कितना है, D। तो K कितना आ गया, 1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या D, हो गया ना। इसको यहाँ रखो तो क्या आएगा, देखो R1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, और इसको यहाँ रखो तो क्या आएगा, R2 क्या आएगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। तो याद कर लेना है ऐसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, नोट करो। टू पार्टिकल्स, एक क्वेश्चन देख लें इस पे। टू पार्टिकल्स ऑफ masses 6 kg and 9 kg are placed are placed 30 meter apart. Find position of their center of mass COM. ठीक है, कहाँ लाई करेगा दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास? ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। याद रखना, दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज जो है कहाँ लाई करता है? ऑन द
लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, लिख लो वहीं पर जहाँ मैंने लिखवाया था, लाइज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, वहाँ दो मासेस है ना M1 M2, तो इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लाई करेगा, लाइज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। ठीक है, दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर लाई करेगा दो पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड लाई करेगा क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है बच्चों। कौन कौन से मासेस हैं? एक कौन सा मास है? 6 kg, M1 मान लो 6 kg है, और M2 कितना है? M2 इज 9 kg। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? कितनी दी है? बोलो। 30 मीटर दी है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कहाँ लाई करेगा? क्लोजर टू द 9 kg। मान लो यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इससे डिस्टेंस कितनी है M1 से? मान लिया R1। तो R1 क्या होगी? R1 इज इक्वल टू, इसको छोड़ दिया, जिससे डिस्टेंस निकालना है उसको छोड़ दिया, दूसरा वाला मास ले लिया, अपॉन इन दोनों का सम इनटू d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, यानी 9 अपॉन 6 + 9 इंटू 30। कितना आ गया? 18 मीटर। 18 मीटर फ्रॉम कहाँ? 6 kg। ठीक है, 6 kg से 18 मीटर, तो 9 kg से कितना मीटर? 12 मीटर। ठीक है, अच्छा सर, जहाँ पे COM होता है वहाँ उसके पास वाले मास को ऊपर लेते हैं इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है सर, R1 = M2/N1 + N2, उसमें जो M2 होगा मतलब क्लोजर टू द जो COM होता है वो होता है। तो जैसे सर यहाँ पे COM हमने लिया है वो 9 kg के क्लोजर का, तो हमने क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल होगा। तो सर हम मतलब जो ऊपर, अगर ये वाला पार्टिकल हैवी होता तो इसके करीब होता सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे होता तो देखो करीब आया नहीं, कितना आई डिस्टेंस? 18 मीटर आई। ठीक है, जैसे अर्थ और मून के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मून। और कहाँ लाई कर रहा है? क्लोजर टू द अर्थ। क्यों लाई कर रहा है क्लोजर टू द अर्थ? बिकॉज अर्थ हैवियर है। ठीक है, जो मास हैवी होगा उसके करीब लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ, वेक्टर हो गया बेटा पूरा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM ऑफ, COM मीन्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, COM ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, लेट M1, M2, dash Mn be the masses of particles in the system, and R1, R2, dash Rn be their respective position vector। ठीक है, एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक बॉडी, एक सिस्टम में कितने मासेस हैं? n मासेस हैं, n पार्टिकल्स हैं, जिनके मासेस कितने हैं? M1, M2, Mn, और उनके पोजीशन वेक्टर्स कितने गिवन हैं? R1, R2, Rn हैं। तो हमारे पास अगर इसको फिगर में मैं दिखाऊं तो ये कोई सिस्टम है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो ये पहला पार्टिकल है M1,
ये दूसरा पार्टिकल है m2, ये तीसरा पार्टिकल है m3 डैश 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 डैश, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये mn, ये हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 है, ठीक है, और ये ये इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, rn है। हमने क्या करना है, इन सारे पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो लेट इन सारे पार्टिकल का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, सपोज तो मैंने ये पॉइंट पता करना है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज RCOM, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इस सारे के सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है, मैंने उस पॉइंट का क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होगा, कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल का मास कितना है, m1 है, पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 है, तो m1 r1, ठीक है, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास कितना है, m2, पोजीशन वेक्टर कितना है, r2, m2 r2, प्लस डैश 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 प्लस mn rn अपॉन क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, अगर दो पार्टिकल सिस्टम में होंगे तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर r1 r2 पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे तो। क्लियर है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देखें, एक टाइप पे एक क्वेश्चन हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन आ जाए सेंटर ऑफ मास का, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, m3 is equal to 3 kg and m4 is equal to 4 kg are r1 is equal to I cap प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर, r2 इज इक्वल टू I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर, r3 इज इक्वल टू 4I कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप मीटर, एंड r4 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर COM, उनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। 4 पार्टिकल दिए में हैं जिनके मासेस गिवन है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। चारों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर आपके सामने हैं, ठीक है। चारों पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। बताइए, देखो इधर, अरे ये कर देना है यार, ये देख कितना आसान है, ये लगा दो, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो है क्या हो जाएगा, m1 r1, m1 कितना है 1, r1 कितना, r1 इज I कैप प्लस j कैप प्लस
के कैप, ठीक है, प्लस m2 r2, m2 कितना है 2 एंड r2 इज, r2 बोलो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस m3 r3, m3 कितना है 3, m3 कितना है 3, ठीक है, एंड r3 इज 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस m4 r4, m4 इज 4 और r4 इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। अब देखो जरा पहले वाले से उठाओ कितना आई है, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आई आएगा 1 इंटू 1 आई, एक आई कैप, यहाँ पे कितना आएगा 2i कैप, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ कितना 4 3 12, 3 प्लस 12 15i कैप, यहाँ कितना हो गया 4 2 8, 15 प्लस 8 23i कैप, ठीक है 23i कैप। जे कैप उठाओ यहाँ से 1 जे कैप, यहाँ से माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 जे कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 और यहाँ से माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ से 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 जे कैप, ठीक है। अब के कैप उठाओ, देखो यहाँ से कितना के कैप है 1 के कैप, यहाँ से 6 के कैप, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, यहाँ से कितना हो गया 9, 7 और 9 16, यहाँ से कितना हो गया माइनस 4, 16 माइनस 4 12 के कैप अपॉन 10। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ की पोजीशन क्या है पता लग गई आपको, क्या है बोलो, 10 से डिवाइड करो, 2.3 i कैप माइनस 0.2 j कैप प्लस 1.2 k कैप, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा z। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास को लोकेट हो गया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपके सामने है, ये y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2.3 मीटर माइनस 0.2 मीटर कॉमा 1.2 मीटर। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। पोजीशन वेक्टर मालूम है, ठीक है, हाँ वेक्टर को रिवाइज करो बार बार। हो गया वेक्टर तुम्हारा, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये जो मैंने निकाला है, देखो इसको समीशन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, कोऑर्डिनेट, मुझे अगर कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट निकालनी हो डायरेक्टली, कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे यहां निकाले n पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं, किससे निकाले मैंने, पोजीशन वेक्टर निकाल के निकाले। अगर डायरेक्ट निकालने हैं तो कैसे, देखो ये देखो, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, क्या आया था फॉर्मूला, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डैश डैश MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn, ठीक है। हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो था n पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये है M1R1 प्लस M2R2 प्लस डैश डैश प्लस MnRn अपॉन क्या M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस Mn। मैं इस सब को m से दिखा रहा हूं, m क्या, टोटल मास ऑफ सिस्टम, लेट यानी कैपिटल M क्या है मेरे पास, M1 प्लस M2 प्लस M प्लस Mn, इस सब को मैंने कैपिटल M से रिप्लेस किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं समेशन की फॉर्म में, बता सकते हो,
1/m, इस ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और कोई पार्टिकल ले लिया ith, mi ri, ऐसे लिख सकता हूं रिबा है? ठीक है, समेशन खोलने आता है, ओपन करने आता है समेशन? नहीं आता है? हैं? क्यों भी दानियाल आता है समेशन? ये देखो इधर बेटा, देखो समेशन, अगर आपके पास समेशन कुछ भी हो, मान लो ai हो, ai i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ i की वैल्यू 1 से लेके n तक करती चली जानी, ये समेशन का साइन है, साइन है, और इन टर्म्स को प्लस करते चले जाना। i की फर्स्ट वैल्यू रखो कितनी, 1, तो सेकंड कितनी हो गई, 1 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n। इस समेशन का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो कहाँ से चलेगा, ये 3 से चलेगा, तब वैल्यूज़ क्या आएंगी, a3 प्लस a2 प्लस डैश डैश प्लस an। ठीक है, और अगर दो प्रोडक्ट हैं i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ai bi अगर है, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 b1, पहला टर्म क्या मिलेगा, a1 b1, फिर प्लस करके a2 b2, फिर प्लस a3 b3, फिर प्लस a4 b4। ठीक है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, लास्ट टर्म क्या होगा, an bn। तो वही यहाँ पर है, देखो समेशन को ओपन करो, i की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, m1 r1, फिर प्लस सेकंड टर्म क्या आएगा, m2 r2, प्लस डैश डैश लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट वैल्यू जब पुट करोगे mn rn। तो इस सब को मैं समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, और ये जो डिनोमिनेटर में था सारा, इसको मैंने कैपिटल M से दिखा दिया। ठीक है, जहां i क्या है, यहाँ i क्या है, ये i क्या है, ith पार्टिकल है, i क्या है, ith पार्टिकल है, तो ri क्या हो गया, ri, व्हाट इज ri, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पता है ना आपको, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा बताओ तो सही, कोऑर्डिनेट के टर्म में पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, अगर ये ith पार्टिकल है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, mi ऐसे ही रहा, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर को xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप। i क्या चीज़ है, पार्टिकल का नाम है, 1 और n के बीच में पार्टिकल, ith पार्टिकल, xi yi zi क्या है, इस ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पोजीशन वेक्टर यही हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इस टर्म से, अब इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ RCOM इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi, इसको ऐसे ही रखा, ठीक है, इनटू xi, ठीक है, i कैप, ये आ गया। ठीक है, प्लस फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi और yi, क्या, j कैप प्लस क्या आएगा बोलो, फिर यही टर्म, सेम टर्म, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi के साथ zi क्या बोलो, k कैप। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो i कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट XCOM, ये क्या हो जाएगा, YCOM, और ये क्या हो जाएगा, ZCOM। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, जरा बताओ तो सही, x कोऑर्डिनेट आ गया 1/m, ये आ गया ना, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi xi। ठीक है, अब इसको ओपन करो, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, i की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, m1 x1, फिर i की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, m2
x2 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट वाले डालोगे mn xn अपॉन m क्या चीज है? m क्या चीज है? m1 प्लस m2 प्लस mn, इसी को तो मैंने m लिखा था ना, ठीक है। तो m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn। ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लोगे तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट बोलो है, y कोऑर्डिनेट यहां से उठाओगे ना, ये इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi का मतलब m1y1 प्लस m2y2 प्लस डैश डैश प्लस mn अपॉन, देखो पूरे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में एक से ही फार्मूले आते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए भी ऐसा ही फार्मूला आया था, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी यही m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जहाँ x1 x2 x3 क्या है? m1 m2 m3 के x कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली ZCOM उठाओगे यहां से तो ZCOM क्या आएगा? देखो 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi zi, जो कि क्या होगा आपका m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डैश डैश प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn। ये ऐसे आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है बच्चों? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए जा रहे हैं हम, है क्या ये? है हाइपोथेटिकल पॉइंट है। क्या है? एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स में सिस्टम में एक पार्टिकल, मान लो 4 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये 4 पार्टिकल हैं, ठीक है। एक सिस्टम इन 4 मासेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है, m1 m2 m3 एंड m4 सपोज, ठीक है। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये F1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये F2, ऐसे फोर्स इसके ऊपर एक फोर्स ये आ रहा है F3, ठीक है। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेज आ रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स आ रहा है F4। ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में ये पार्टिकल है, इस सिस्टम में इन पार्टिकल पे ये 4 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट इस सिस्टम में, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर इस सिस्टम का इंटायर मास में अगर कंसंट्रेट कर दूं, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हम लोकेट कर लें जिस पे इंटायर मास ऑफ द सिस्टम वर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इनका वेक्टर सम, ठीक है। इन सारे के चारों फोर्सेस का जो रिजल्टिंग वेक्टर है, रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा इनका? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में मिल रहा है उस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो इस सिस्टम का मोशन एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे कि इन 4 पार्टिकल के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई करने पे सिस्टम का जैसा मोशन आ रहा था, वही एग्जैक्ट मोशन अगर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट लगाने के बाद मिले तो ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझे मेरी बात को? इंडिविजुअल सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस लगाने के बजाय सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अप्लाई अगर हम कर दें तो सिस्टम का मोशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा, वैसे ही सिस्टम ट्रांसलेट करेगा, वैसे ही मूव करेगा सिस्टम जैसे कि इस इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई करने पर
सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है जनरली कोलिजन के प्रॉब्लम में ज़्यादा यूज़फुल होता है। जहाँ कोलिजन के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, और बहुत सारी जगह पर देखेंगे अभी हम क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे अभी हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, लिखा दूँ इस डेफिनेशन को, ज़रूरत है लिखाने की या समझ गए हैं? क्वेश्चन करो पहले, एक क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या था, हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है। ठीक है, एक्सीज मेंशन है, ये ओ ए बी सी, ये है आपका मास 2 kg, यहाँ पे 2 kg मास है मान लो, ये आपका 3 kg मास है, ये आपका 4 kg मास है, ये आपका जो है 5 kg मास है सपोज, ये आपका 5 kg मास है, और ये आपका 3 kg मास है। या एक से ले लो, ये 4 kg मास है, ये 5 kg मास है सपोज, एक से ले लो। ठीक है, फाइंड 2 मीटर साइड का स्क्वायर है। ठीक है, 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, 4 पार्टिकल्स FOUR 4 पार्टिकल्स ऑफ masses 2 kg, 3 kg, 4 kg and 5 kg are placed at the vertices of a square of side 2 meter. Find coordinate of their center of mass। 4 पार्टिकल्स हैं, चारों के मासेस गिवन हैं, स्क्वायर 2 मीटर साइड के स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है, इस सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन की गई है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, चारों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। देखा बेटा, देखो इधर देखो, देखो आपको जब को आपको ये एक्स और वाई एक्सिस मेंशन है, मान लो ये m1 है ना m1। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता ना आपको क्या होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता लग गए। ये मान लो m2 है ना m2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया आपको कितना, 2,0, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पता लग गए। ये मान लो आपका m3 है ना m3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,2। ठीक है, और ये मान लो m4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,2। तो आपके पास जब एक्सिस मेंशन है और जिस बॉडी के ऊपर रखें उसकी साइड मेंशन है, तो कोऑर्डिनेट आ गए ना आपके पास। ठीक है, तो अब आपने सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, क्या बताया था अभी हमने, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर हमें पार्टिकल के मासेस पता हो, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो उनसे हम सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। z की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ एक प्लेन में है पार्टिकल्स। अगर 3D डिस्ट्रीब्यूशन होता पार्टिकल का तो z कोऑर्डिनेट भी आते हैं।
3D में नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक प्लेन में 4 पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो m1 कितना है, बोलो m1 कितना है 1, 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 इंटू 2, ठीक है। m4 कितना है बोलो, m3 कितना है 4 इंटू 2, ठीक है, और m4 कितना है 5 इंटू 0 अपॉन कितना 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आया ये 6 प्लस 8 अपॉन कितना है 14, तो कितना आ गया है 1 मीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया, कहाँ लाई कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, एग्जैक्टली मिड में। क्यों लाई कर रहा है मिड में, जरा देखो तो सही, इस हाफ के इधर देखो, टोटल काउंट करो कितने मासेस हैं 7 kg, और इधर देखो कितना है 7 kg, जितना इधर है उतना इधर है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहा है, ठीक है। यहां देखो तो सही, नीचे कितने हैं 5, ऊपर कितने हैं 9, कहां जा हैवी है, कहां हैवी है सिस्टम ऊपर को, तो वाई कोऑर्डिनेट कहां जाएगा ऊपर को जाएगा, तो 1 से ज्यादा आंसर आएगा, मिड में नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल लाइज कहां, हेवियर पोर्शन की तरफ लाई करेगा। अगर हम यहां देखते हैं तो 5 kg इधर है, तो 5 kg इधर है, तो कहां पर है मिड में है। यहां अगर हम देखते हैं इसके ऊपर नीचे, तो नीचे कितना है 5 kg, ऊपर कितना है 9 kg, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा हैवी पोर्शन की तरफ को। तो मिड में कब आता, जब जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो यहां भी 1 आ जाता कोऑर्डिनेट, तो सेंटर पे आ जाता यहां। अगर 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg, तो कहां लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, इस स्क्वायर के सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। अब जिधर पोर्शन हैवी हो जाएगा, ये सी सेंटर ऑफ मास उधर को शिफ्ट कर जाएगा। अब ऊपर को हैवी हो रहा है, तो अब इधर को तो हैवी है नहीं, कहीं भी सेम है, तो यहां तो यही रहेगा। कहां हैवी है ऊपर को, तो ये सेंटर से ऊपर को यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो 1 से ज्यादा मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट, देख सकते हैं 1 से ज्यादा मिलेगा। देखो जरा वाई सी एम, m1 कितना है, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट इज 2 प्लस 5 इंटू वाई कोऑर्डिनेट इज 2 अपॉन कितना 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आया 8 प्लस 10 अपॉन 14, कितना आया 9 अपॉन 7, और 9 अपॉन 7 1 से ग्रेटर है नहीं, ऊपर को शिफ्ट करा, कितना आएगा ये वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1.29 मीटर, ठीक है। तो XCOM कोऑर्डिनेट पता लग गया, XCOM कॉमा YCOM कहाँ है 1 मीटर कॉमा 1.29 मीटर, तो 1 मीटर वाला पॉइंट यहां पर है, यहां ये 1 मीटर हो गया एग्जैक्टली मिड में, और 1.29 मीटर कहीं यहां हो गया यहां। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है अगर आप लोकेट करोगे, तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर ऑफ मास। क्या है कोऑर्डिनेट इसका 1, 1.29, समझ में, ये 1 है और ये 1.29 है, ये 1.29 है, ये 1 है, ठीक है।